साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आपको सभी क्लासेस धीरे धीरे प्रोवाइड करा रही हूँ। आज हमारी फिजिक्स की 14th क्लास है, यानी कि जो हमारा तरंग चैप्टर था उसका चौथा पार्ट है। और इसमें मैंने आपको अभी तक सभी तरंगें पढ़ाई हैं। आयाम क्या है, आवर्ती क्या है, आवर्तकाल क्या है। जो हमारी कल क्लास गई थी वो थी कि ध्वनि क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, ध्वनि के लक्षण क्या हैं, कि हमारी आवाज़ का भारी होना, तेज़ होना, पतली या सुरीली होना किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, और जो भी आज क्वेश्चंस बचे हुए हैं या जितने भी प्रकार आपके बचे हुए हैं, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किस किस तरंग का यूज़ किस फील्ड में होता है, वो सब बचा हुआ है। वो आज लेकर आए हैं हम अपनी क्लास में। और हम चाहते हैं कि उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आई होंगी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आपने कमेंट्स भी किए होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इलेक्शन के बाद जब एग्ज़ाम शुरू होंगे तो इतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप टोटली जीएस का रिवीजन कर पाएँ। इसलिए हम चाहते हैं कि आप साथ के साथ अपनी तैयारी करते हुए चलें। और ये भी हम चाहते हैं कि इस बार जो वैकेंसीज आई हुई हैं इनमें आप सिलेक्शन लें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, क्योंकि एक मम्मी पापा ही ऐसे शख्स होते हैं, माता पिता ही ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे, हमसे आगे जाए। बाकी कोई भी नहीं चाहता कि आप तरक्की करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे जलने वाले जिस दिन आपका सिलेक्शन हो उनके घर खाना भी ना बने, वो इतने ज़्यादा जल जाएं या चिढ़ जाएं आपसे। तो आप किसी के लिए मोटिवेशन बनो कि हाँ उसके बच्चे ने मेहनत की थी, वो पढ़ा था, उसका सिलेक्शन हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप इस बार सिलेक्शन लें और जल्दी से अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करें। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और हमारी क्लास में देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि पराबैंगनी तरंगे होती हैं कितने। पराबैंगनी तरंगे क्या हैं? पराबैंगनी तरंगे वे तरंगे हैं जो सूर्य से हम समताप जो हमारे समताप मंडल से हमें मिलती हैं और जो सूर्य से आती हैं और समताप मंडल में पाई जाती हैं, और जब ये पृथ्वी पर आती हैं तो 3 तरीके से आती हैं। तो पराबैंगनी किरणें कितनी प्रकार की होती हैं? हमारी 3 प्रकार की होती हैं, यानी UVA, UVB मतलब अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। कितनी तरंगे होती है हमारी पराबैंगनी तरंगे? 3 प्रकार की होती हैं समताप मंडल। और ये आपकी कौन कौन सी होती हैं? UVA यानी अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, जिसमें जो अल्ट्रावायलेट सी है ये सबसे खतरनाक होती है। कैसी होती है? सबसे खतरनाक होती है अल्ट्रावायलेट सी, सबसे खतरनाक होती हैं अल्ट्रावायलेट सी। और हमसे पूछा गया है कि पराबैंगनी तरंगे होती हैं अल्ट्रावायलेट ए भी, बी भी और सी भी। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी जो तरंगे दी हुई हैं हमें UVA, UVB, UVC, ये तीनों तरंगे क्या हैं? आपकी पराबैंगनी तरंगे हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग नहीं होता। कि जो हमारी पराबैंगनी तरंगे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इनका यूज कहाँ पर नहीं होता? आपका फिजियोथेरेपी में सिकाई करने के लिए भी होता है। फिजियोथेरेपी में जो सिकाई होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू ही होती है, यानी कि पराबैंगनी तरंगों के कारण ही होती है। फिर है पानी को फिल्टर करने में भी अल्ट्रावायलेट रेज का यूज है। साथ ही साथ आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो होता है, आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं आपका थंब लगाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, वो भी किसके थ्रू होता है? आपका अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू होता है। साथ ही साथ आपका सरकारी दस्तावेजों की जो जांच होती है, यानी जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी जांच भी किसके थ्रू होती है? आपकी अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू। तो हमसे पूछा गया था कि पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग नहीं होता। मैंने आपको बताया था जब पराश्रव्य तरंगे पढ़ाई थी कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किस में किया जाता है? आपका गठिया बाय की जांच करने में, भ्रूण की जांच करने में, और आपका जो पनडुब्बियां होती हैं उनमें सोनार लगाया जाता है जिससे
जिससे पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी। कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसलिए हो जाता है कि गठिया बाएं की जांच करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आपका पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग नहीं करते किसमें? गठिया बाएं की जांच करने के लिए। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य तरंगे कौन महसूस करता है? चमगादड़ महसूस कर सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृश्य प्रकाश तरंग की विशेषता है। कि दृश्य प्रकाश जो तरंग है हमारी, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उसकी क्या क्या विशेषता है। दृश्य प्रकाश के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये ऐसी तरंगें हैं जिनसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जो वस्तु हमें देखनी है उसके लिए पहले प्रकाश व्यक्ति पर पड़ना चाहिए या वस्तु पर पड़ना चाहिए? सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में है और किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है तो वह वस्तु हमें दिखेगी। तो इसलिए अगर हमें कोई वस्तु देखनी है तो दृश्य प्रकाश उस वस्तु पर पड़ना चाहिए, तभी हमें वह वस्तु दिखाई देगी। तो ये दृश्य प्रकाश वही है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। इसकी विशेषता ये है कि जो दृश्य प्रकाश तरंगे हैं उनमें प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और प्रकीर्णन, ये सभी गुण पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कि इसमें आपका प्रकाश का विवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और प्रकीर्णन भी होता है। तो ये तीनों विशेषता किसकी हैं? आपकी दृश्य तरंगों की। यानी दृश्य प्रकाश तरंगों की क्या विशेषताएं हैं? कि दृश्य प्रकाश की जो विशेषताएं वे यह हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है और प्रकाश का विवर्तन भी होता है। तो ये जब हम आपका लाइट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि विवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है और प्रकीर्णन क्या है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट। कि उपयुक्त सभी जो है वो किसकी विशेषताएं? आपकी दृश्य तरंग की विशेषताएं। दृश्य तरंग क्या है? वे ऐसी तरंगे हैं जिनके होने से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवरक्त किरणों के साथ अवश्य होती है। मतलब जो अवरक्त किरणें हैं उनके साथ साथ क्या संचरण करती है? अवरक्त किरणें जो है आवश्यक नहीं है, वो अवश्य है बच्चों। क्या है? अवश्य। जो अवरक्त किरणें हैं उनके साथ हमेशा ऊष्मा चलती है। जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है वो भी अवरक्त किरणों की वजह से होता है। आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव है कि जो किरणें सूर्य से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं वो पृथ्वी से टकराकर पूरी वापस नहीं लौट पाती, कुछ पृथ्वी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। जो अवशोषित की गई तरंगे हैं के बाद जो तरंगे सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है और जो वापस जाती है उनकी तरंग दैर्घ्य आपकी ज़्यादा होती है। तरंग दैर्घ्य आपकी ज़्यादा होती है तो अवशोषित की हुई ऊष्मा को रोककर जब वापस जाती हैं तो कम लौटती है, यानी आंशिक रूप से वापस जाती हैं। तो जो पृथ्वी द्वारा ग्रहण की गई है किरणें सूर्य की, उनसे जो गर्मी उत्पन्न होती है, जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो क्या है? आपका हरित गृह प्रभाव है। अगर हरित गृह प्रभाव ना हो तो पृथ्वी का तापमान आपका माइनस के 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? आपका माइनस का 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इस समय जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में हमें जो पानी है समरसेबल से या नल से खींचकर निकालते हैं तो वो हमें ठंडा महसूस होता है और सर्दियों में गर्म महसूस होता है। इसका रीज़न ये है कि जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है और इस टाइम जो हम रह रहे हैं तो वायुमंडल में टेम्परेचर आपका गर्मियों में बढ़ जाता है। तो पृथ्वी से अकॉर्डिंग ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हमें वो पानी ठंडा लगता है। और जब हम सर्दियों में टेम्परेचर हमारा वायुमंडल का डाउन रहता है और जो अर्थ से पानी आ रहा है, पृथ्वी से पानी निकलता वो होता है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें गर्म लगता है। यही कारण है कि हमें जो हम समरसेबल वगैरह का पानी यूज़ करते हैं वो सर्दियों में हमें जो पानी हम भर कर रखते हैं उससे गर्म लगता है और गर्मियों में हमें वो ठंडा लगता है।
तो इसी कारण ऊष्मा क्या चलती है आपकी अवरक्त किरणों के साथ साथ अवश्य होती है क्या ऊष्मा। ऊष्मा जो है वो अवरक्त तरंगों के साथ साथ चलती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवरक्त किरणों का निकाय नहीं होता, मतलब जो अवरक्त किरणें हैं वो हमारी किससे नहीं निकलती। हमें दिया गया फॉग लाइट से, जो कोहरे, जब कोहरा होता है तो जो कोहरे में जो हमारे रोड पर लाइट्स लगी हुई हैं वो हमें दूर से थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाती है। क्यों दिखाई देती हैं? जो हमारे लाइट है उससे जो हीट निकलती है उससे आसपास का जो फॉग है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। इससे हम बोल सकते हैं कि जो फॉग लाइट्स है उससे हमें क्या मिलती है, अवरक्त किरणें। साथ ही साथ टीवी का रिमोट से जो आप सिग्नल बार बार चेंज करते हैं, जब हम बटन दबाते हैं तो उसमें आगे की तरफ एक छोटा सा बल्ब लगा होता है जिससे लाइट बार बार जलती है, तो वो भी क्या होता है आपका अवरक्त तरंगों की वजह से होता है। साथ ही साथ कैमरे में, यानी कि जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन होते हैं, उनसे भी क्या निकलती हैं आपकी अवरक्त तरंगें निकलती हैं। सूर्य से नहीं निकलती, सूर्य से क्या निकलती हैं आपकी पराबैंगनी किरणें। क्या निकलती हैं आपकी पराबैंगनी किरणें, यानी अल्ट्रावायलेट रेज। सूर्य से क्या निकलती हैं आपकी पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है कि जो अवरक्त किरणों से निकाय नहीं होता। कौन नहीं निकलती अवरक्त किरणों से? किरणें नहीं निकलती, किससे? सूर्य से नहीं निकलती। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघु तरंगे उपयोगी हैं, यानी ये जो लघु रेडियो तरंगे हैं ये इनका यूज किस में होता है, क्यों उपयोगी हैं ये लघु तरंगे? उपग्रह से संचार प्रणाली विकसित करने में, रडार में, खाना गर्म करने में, उपरोक्त सभी में। जो उपग्रह हैं उनकी जो संचार प्रणाली है, यानी कि जो भी कोई उपग्रह छोड़ा जाता है, कृत्रिम उपग्रह जो भारत छोड़ता है, तो उनसे जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो होता है हमारा इनके थ्रू, लघु तरंगों के थ्रू। यानी इन्हें लघु रेडियो तरंगे भी बोल सकते हैं और लघु तरंगे भी बोल सकते हैं। किसके थ्रू होता है? हमारा जो उपग्रह से कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, तो वो होता है आपका लघु तरंगों के थ्रू। साथ ही साथ इसे हम रडार में भी यूज करते हैं। रडार क्या है? एक ऐसी जिसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि जो गाड़ियां होती हैं उनके पीछे एंटीने की तरह लगा होता है, वो रडार है जो आसपास के एरिया से नेटवर्क के लिए यूज होता है। ठीक है, साथ में खाना गर्म करने के लिए ओवन वगैरह जो होते हैं हम उसमें खाना गर्म करते हैं, तो उन सब में भी आपका क्या यूज होता है? आपका लघु तरंगे यूज होती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि लघु तरंगे उपयोगी हैं, तो हम बोल देंगे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन की प्रणाली विकसित करने में, यानी डेवलप करने में। किसको? कि जो कम्युनिकेशन हम किसी भी सैटेलाइट से करेंगे वो किसके थ्रू कर सकते हैं? हम लघु तरंगों के थ्रू कर सकते हैं। रडार में भी किसका यूज करते हैं? हम लघु तरंगों का यूज करते हैं। और साथ ही साथ आपका खाना गर्म करने के लिए जो ओवन वगैरह में हमें वेव्स चाहिए हैं वो भी कौन सी होती हैं? आपकी लघु वेव्स होती हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है कि उपयुक्त सभी की जितने भी ये उपयोग लिखे हुए कि किसके हैं? लघु तरंगों के हैं। तो ऑप्शन इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रघाती तरंगे कैसी होती, मतलब प्रघाती तरंगे होती हैं, कैसी होती हैं प्रघाती तरंगे? क्या है प्रघाती तरंगे? यानी प्रघाती तरंगे एक ऐसी तरंगे होती हैं, ये तरंगे जब चलती हैं तो अपने पीछे एक विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। प्रघाती तरंगे जब कोई गतिमान वस्तु चलती है और वो अपने पीछे विक्षोभ उत्पन्न करती है, तो जो विक्षोभ उसने उत्पन्न किया है उस विक्षोभ के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो वो तरंगे आपकी कहलाती हैं प्रघाती तरंगे। यानी ऐसी तरंगे जो किसी गतिमान वस्तु के विक्षोभ से उत्पन्न होती हैं वो प्रघाती तरंगे कहलाती हैं। साथ ही साथ हमें दिया गया है किसी माध्यम में कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करें, तो ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? ये अनुप्रस्थ तरंग होती है जो लंबवत रहती है। तीसरा ऑप्शन है आपका, किसी माध्यम में कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश कंपन करे, तो ये होती है आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। कौन सी तरंगे होती हैं? आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। और हमसे पूछा क्या गया है? प्रघाती तरंगे। और प्रघाती तरंगे होती हैं किसी गतिमान वस्तु में जब गति के कारण जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, उस विक्षोभ से जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो कहलाती हैं आपकी
प्रघाती तरंगे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रघाती तरंगे जो हैं वो आपकी 150 या 160 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कितने की ध्वनि उत्पन्न करती हैं? 150 से 160 डेसिबल की। प्रघाती तरंगे 150 या 160 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये प्रघाती तरंगे चलती हैं तो इनके संपर्क में आने वाला कोई भी जो कांच है वो टूटकर बिखर जाता है। ये इतनी ध्वनि के साथ चलती हैं, यानी कि 150 या 160 डेसिबल की ध्वनि के साथ चलती हैं, जिनसे कि इनके संपर्क में आने वाला कोई कांच या शीशा जो भी है वो चटक जाता है या टूट जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि प्रघाती तरंगे क्या है? किसी गतिमान वस्तु के आगे चलने पर जो शंक्वाकार विक्षोभ उत्पन्न होगा, जो शंक्वाकार विक्षोभ उत्पन्न हुआ है उस विक्षोभ से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो तरंगे आपके प्रघाती तरंगे होती हैं। और जो प्रघाती तरंगे हैं वो कम से कम 150 या 160 डेसिबल की ध्वनि के साथ आगे चलती हैं, यानी ये इतनी स्पीड से चलती है, इतनी ध्वनि की चाल से चलती हैं कि जो अगर इनके मार्ग में कोई शीशा या कांच आता है तो वो टूटकर बिखर जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी तरंगे जो अपने स्थान पर फैलती और सिकुड़ती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ती। मतलब कुछ तरंगे ऐसी भी होती हैं जो अपने ही स्थान पर फैलती है, सिकुड़ती रहती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती। उदाहरण के लिए अगर हम कोई एक रस्सी एक पॉइंट से बांध दें और उसे ऐसे करके बांधे और इतनी तनी हुई रखे कि किसी से उसमें हाथ लगवाए, इस तरीके से जब उसमें हम करेंगे तो उसमें ऐसे वाइब्रेशन होगा, लेकिन वो एक फिक्स पॉइंट तक होगा, वो वहां से आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि उसे हमने एक जगह फिक्स किया हुआ है और दूसरी तरफ से हमने पकड़ा हुआ है। तो जो भी तरंगे हैं जो अपने स्थान पर फैलती या सिकुड़ती रहती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ती, तो वो कहलाती हैं आपकी अप्रगामी तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे वे होती हैं जो माध्यम में तरंग की गति की दिशा और कण के कंपन की दिशा के अनुदिश होती हैं। साथ ही साथ अनुप्रस्थ तरंगे हमारी वे तरंगे होती हैं जो माध्यम में तरंग की गति की दिशा और जो कण की दिशा का कंपन के लंबवत होती है। तो यानी जो लंबवत है वो अनुप्रस्थ है और जो अनुदिश है वो अनुदैर्घ्य है। और ऐसी तरंगे जो अपने ही स्थान पर फैलती और सिकुड़ती रहती हैं लेकिन आगे की तरफ नहीं बढ़ती, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी अप्रगामी तरंगे कहलाती हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह तरंगे जो आगे बढ़ती है, यानी एक ऐसी तरंगे जो एक ही स्थान पर फैलती सिकुड़ती नहीं है, आगे बढ़ती हैं। यानी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तो वायु के माध्यम से वेव सी तो है जो चलकर आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो वो तरंगे जो अपने माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी प्रगामी तरंगे। ऐसी तरंगे जो आगे नहीं बढ़ती हैं, अपने ही स्थान पर फैलती है सिकुड़ती रहती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी अप्रगामी तरंगे। अब आपने सोचा होगा वायुयान उड़ता है आकाश में लेकिन उसकी आवाज हमें भी आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो माध्यम बना हुआ है, जो वायुमंडल में जो वायु है उसके माध्यम से जो वेव्स है वो हम तक पहुंच जाती है, इसलिए हमें आवाज सुनाई देती है। तो ऐसी तरंगे जो आगे बढ़ती हैं वो कहलाती हैं आपकी प्रगामी तरंगे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है अप्रगामी तरंगे कैसी होती हैं। अप्रगामी तरंगे होती हैं वे तरंगे जो अपने स्थान पर ही फैलती या सिकुड़ती रहती हैं, आगे नहीं बढ़ती। और जो तरंगे अपने स्थान पर फैलती और सिकुड़ती नहीं है, आगे बढ़ती जाती हैं, वो आपकी होती हैं प्रगामी तरंगे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता की ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। ये किसका नियम है? हमसे ये पूछा गया है। यानी ये कहना चाहते हैं कि जब हम किसी साउंड सिस्टम से आवाज निकालते हैं, जैसे हम डीजे पर गाने बजाते हैं, इसी तरीके से, और जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसके बीच की जो आपेक्षिक गति है
आपेक्षिक गति है तो श्रोता की जो ध्वनि की आवृत्ति है, जो श्रोता है सुनने वाला है, उसकी जो ध्वनि की आवृत्ति है जो वो सुन रहा है उस आवृत्ति को उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। सपोजिट करो डीजे बज रहा है कहीं, लेकिन जितनी जो ध्वनि जितनी आवृत्ति से वो गाना डीजे में बज रहा है उतना हमें सुनाई नहीं देगा, अलग आवृत्ति से हमें सुनाई देगा। तो वही बोला गया है कि जो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देती है उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। क्यों? तो ये नियम दिया था आपका किसने? हुक ने, डॉपलर का। ये नियम किसका है? आपका डॉपलर का। और हुक ने आपको किसका नियम दिया है? प्रत्यास्था का। किसका नियम दिया है डॉपलर? उसने, हुक ने प्रत्यास्था का, प्रत्यास्था का नियम दिया है। किसने? हुक ने। हुक ने बताया है कि जो भी प्रतिबल है और वो विकृति है उस किसी भी वस्तु की या पदार्थ की, वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, ध्वनि का व्यतिकरण नहीं है। ये आपका क्या है? डॉपलर का प्रभाव है। डॉपलर ने बताया था कि किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के जो बीच आपेक्षिक गति है उस गति के दौरान जो श्रोता ध्वनि की आवृत्ति है और जो वास्तविक ध्वनि की आवृत्ति है वो अलग अलग सुनाई देती है। यह प्रभाव किसका था? डॉपलर का था। हुक का नियम क्या था? हुक ने प्रत्यास्था का नियम दिया था। उसने बताया था कि किसी भी वस्तु में प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी माध्यम में यानी किसी मीडियम में किसी पिंड की चाल यानी स्पीड और उसी माध्यम में ताप व दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? मतलब कोई मीडियम है, उसमें किसी वस्तु को, पिंड की चाल को उसी माध्यम में यानी वही दाब वही ताप उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? यानी किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल और आपका अनुपात में आपकी ध्वनि की चाल, ये बोला गया है। बोला गया किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम की सेम परिस्थितियों में यानी सेम सिचुएशंस में जिस दाब और ताप से वह जो वस्तु है या पिंड है वो गति कर रहा है उसकी चाल, और उसी में ध्वनि की चाल का अनुपात आपका क्या कहलाता है? मैक नंबर कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? आपका मैक नंबर। मैक नंबर कहलाता है आपका। मैक नंबर क्या है कि किसी वस्तु की चाल का और ध्वनि की चाल का अनुपात आपका मैक नंबर कहलाता है। हमसे पूछा गया कि अनुपात कहलाता क्या है? मैक संख्या कहलाता है। मैक संख्या। बच्चों अगर किसी भी मैक संख्या 1 है तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल क्या है? बराबर। यानी अगर किसी वस्तु की चाल और उस वस्तु के साथ साथ ध्वनि की चाल बराबर है तो आपका मैक नंबर क्या होगा? 1 होगा। यदि मैक संख्या यानी मैक नंबर 1 to 4 है, 1 to 4 है यानी 1 और 4 के बीच में है, 1 to 4 है, तो ये जो मैक नंबर है ये होगा आपका सुपरसोनिक। क्या होगा आपका? सुपरसोनिक। ठीक है। और अगर आपका मैक नंबर 5 है या 5 प्लस है मतलब 5 से अधिक है तो आपका क्या हो जाएगा? ये हाइपरसोनिक। मैक नंबर क्या है? किसी भी माध्यम में समान स्थिति मतलब समान दाब और ताप में वही वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात आपका मैक नंबर है। मैक नंबर क्या है कि मैक नंबर अगर 1 है तो वो किस बात को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा कि जो मैक नंबर 1 है उससे हमें पता चलता है कि इसमें जो वस्तु की चाल है वो भी और जो आपका ध्वनि की चाल है वो भी क्या है? बराबर हैं। अगर मैक नंबर 1 to 4 है यानी 1 से 4 के बीच में है तो हम उसे सुपरसोनिक बोलेंगे, और मैक नंबर अगर 5 है या उससे अधिक है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हाइपरसोनिक बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी,
इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुंजहीन हॉल मतलब ऐसा एक हॉल जिसमें हमें वापस आवाज सुनाई नहीं देती। अनुरणन क्या है? अनुरणन एक ऐसा गुण है ध्वनि का जिसमें हमें बार बार परावर्तन के पश्चात वही आवाज दोहराती हुई प्रतीत होती है, यानी गूंज प्रतीत होती है। तो वो गूंजन हमसे पूछा गया कि गूंजहीन हॉल में अनुरणन काल होता क्या है। अनुरणन काल क्या है? अनुरणन है आपका जब बार बार परावर्तन के कारण जब ध्वनि हमें बार बार सुनाई देती है, यानी जब हम आवाज लगाते हैं और आवाज वापस आती है तो वो तो है आपकी प्रतिध्वनि। लेकिन जो हम आवाज लगाते हैं किसी बंद कमरे में और हमें वो आवाज गूंज कर वापस सुनाई देती रहती है बार बार परावर्तन के कारण, वो हमारा होता है अनुरणन। अनुरणन क्या होगा? जब गूंज ही नहीं है, एक ऐसा हॉल जिसमें गूंज ही नहीं है, मतलब अगर हम आवाज लगाते हैं तो हमें हमारी गूंज सुनाई नहीं देती, यानी आवाज गूंजती नहीं है। तो वही बोला गया है कि गूंजहीन हॉल में अनुरणन क्या होगा? अनुरणन आपका होगा 0 सेकंड। जब वहां अनुरणन होगा ही, जब अनुरणन होगा तो गूंज होगी। जब गूंजहीन हॉल दिया गया है तो अनुरणन कैसे हो जाएगा? तो हम अपना आंसर दे देंगे कि अनुरणन होगा आपका 0 सेकंड। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है कि जब हमें गूंजहीन हॉल दिया गया है और अनुरणन का मतलब ही है कि हमें उसमें गूंज सुनाई देती है। ध्वनि का वही गुण तो अनुरणन है जिसमें हमें गूंज सुनाई देती है। जब गूंज ही सुनाई नहीं देगी, गूंजहीन हॉल दिया गया है, तो अनुरणन क्या होगा आपका? 0 सेकंड होगा। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, क्योंकि क्या हो जाता है? उसमें ध्वनि का परावर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, अपवर्तन होता है या अनुनाद होता है। तो आपको बच्चों ये पूछा गया है कि जब 2 लाउड स्पीकर बजा दिए साथ में, लेकिन एक स्थान ऐसा होगा जहां श्रोता को उसकी ध्वनि का जो मतलब आभास नहीं हो रहा होगा, उसे सुनाई नहीं दे रही, तो वो क्या है आपका? पहली बात परावर्तन है कि टकरा कर वापस लौटना। दूसरा है आपका व्यतिकरण, मतलब एक समय तक सीधे जाना और फिर वापस मुड़ जाना, वो क्या है आपका? व्यतिकरण है। अपवर्तन क्या है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाए तो वो अपने माध्यम से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, चाहे ध्वनि तरंगे, तो वो क्या है आपका? अपवर्तन। अनुनाद क्या है आपका कि जब किसी जो ठोस वस्तु के कण के कंपन है वो और गतिशील वस्तु के कण के जो कंपन है वो जब एक समान आवृत्ति में होते हैं तो वो आपका अनुनाद कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि सैनिकों को किसी भी पुल पर कदम ताल से चलने के लिए मना किया जाता है, इसलिए क्योंकि वहां फिर अनुनाद हो जाएगा। अगर सैनिक आपके कदम ताल से चलेंगे उनकी आवृत्तियां बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर एक साथ बजते हैं तो एक ऐसी दूरी आती है, एक ऐसा विशेष स्थान होता है जहाँ जो सुनने वाला है उसे आवाज नहीं जाती। तो वो किस कारण नहीं जाती? क्योंकि ध्वनि का आपका क्या हो जाता है? व्यतिकरण हो जाता है। व्यतिकरण के कारण ही 2 लाउड स्पीकर जब साथ बजते हैं तो किसी एक विशेष स्थान पर श्रोता को सुनाई नहीं जाती। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ये व्यतिकरण ही वही कारण है जिस वजह से श्रोता को उस स्थान के बाद सुनाई नहीं देती। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की तरंगों से हरित गृह प्रभाव होता है? अवरक्त किरणों से, रेडियो किरणों से, दृश्य किरणों से या गामा किरणों से? दृश्य किरणें अभी बताई थी, यानी दृश्य प्रकाश क्या है? जिसमें हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश उनकी जो विशेषताएं वो ये हैं कि इनमें प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या ध्रुवण, ये सभी गुण होते हैं। साथ ही साथ आपको ये गामा किरणें बताई हैं। गामा किरणें मैंने बताई थी, इनमें द्रव्यमान और आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति अधिक होती है, द्रव्यमान और आवेश नहीं होता गामा किरणों में, और ये अधिक भेदन क्षमता वाली होती हैं। साथ ही साथ अब रेडियो तरंगे हम बताएं आपको, रेडियो तरंगे सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं जिनका उपयोग हम दूरदर्शन और रेडियो के संचालन में करते हैं। साथ ही साथ अब बचती है हमारी अवरक्त किरणें। तो मैंने आपको बताया था अभी शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बताया होगा कि जो अवरक्त किरणें हैं वो आपका ऊष्मा को साथ लेकर चलती हैं। ऊष्मा को साथ लेकर चलती हैं तो कहीं ना कहीं हरित गृह प्रभाव इन्हीं की वजह से होता है। हरित गृह प्रभाव होता क्या है कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी की सतह तक आता है
तो वह प्रकाश जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी तक, वो वापस पूर्ण रूप से नहीं लौट पाती, आंशिक रूप से पृथ्वी के पास रह जाती हैं, यानी अवशोषित कर ली जाती हैं। वही जो अवशोषित की गई तरंगें, उनसे जो हमारा जो तापमान बढ़ता है पृथ्वी का, वही क्या है आपका हरित गृह प्रभाव है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रभाव जो सूर्य से आई हुई किरणों से वायुमंडल द्वारा अवशोषित की गई गर्मी जो वापस पूर्ण रूप से नहीं जा पाती, वो उससे जो उत्पन्न हमारा प्रभाव होता है वो क्या है आपका हरित गृह प्रभाव है। हरित गृह प्रभाव के कारण ही हमें जलवायु परिवर्तन दिखाई देते हैं। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि जो आपका हरित गृह प्रभाव है, इसी की वजह से हमारे जो पृथ्वी है, इस पर जो हमें पानी है ठंडा या गर्म महसूस होता है। अगर पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव ना हो तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा आपकी अर्थ का। तो हमसे पूछा गया है कि आपका जो हमारी हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं, यानी ग्रीन हाउस इफेक्टेड गैसें हैं, उसमें आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, परागकण है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हैं, डाइऑक्साइड है। तो ये सब क्या है आपके हरित गृह प्रभाव की गैसें हैं। तो हमसे पूछा गया है कि किस प्रकार की तरंगों से हरित गृह प्रभाव होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कि हरित गृह प्रभाव होता है हमारा अवरक्त किरणों के कारण। क्योंकि अवरक्त किरणें कैसी चलती हैं, ये अवरक्त किरणें साथ में लेकर चलती हैं आपके ऊष्मा। तो इसी के साथ अब हमारी क्लास समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि नए लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।